चैप्टर 3 महान गलती 5G 6:11। सोफी ने आंखें खोली तो खुद को एक बदबूदार खाई में तैरते हुए पाया, जो गाढ़े काले कीचड़ से लबालब भरी थी। चारों ओर घने कोहरे की दीवार उसे घेरे हुए थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं टिक पाए और वह डूबने लगी। कीचड़ उसकी नाक में भर गया और गले में जलन पैदा करने लगा। सांस लेने में तकलीफ से जूझते हुए उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की और देखा कि वह एक अधखाई हुई बकरी का शव था। वह हौंफने लगी और तैरकर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने चेहरे के सामने 1 इंच भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर चीखें गूंज रही थीं और सोफी ने ऊपर देखा। गति की लकीरों के बाद दर्जनों दुबली पतली चिड़ियाएं कोहरे को चीरती हुई आईं और चीखते चिल्लाते बच्चों को खाई में गिरा दिया। जब उनकी चीखें छप छप की आवाज में बदल गईं, तो चिड़ियों की एक और लहर आई, फिर एक और, जब तक कि आसमान का हर इंच गिरते हुए बच्चों से भर नहीं गया। सोफी ने एक चिड़िया को सीधे अपनी ओर झपट्टा मारते देखा और वह संभल गई, ठीक उसी समय जब उसके चेहरे पर कीचड़ का एक छींटा पड़ा। उसने अपनी आंख से कीचड़ पोंछा और एक लड़के के सामने आ गई। सबसे पहले उसने देखा कि उसने कमीज नहीं पहनी थी। उसकी छाती पतली और पीली थी, मांसपेशियों का नामोनिशान नहीं था। उसके छोटे से सिर से एक लंबी नाक, नुकीले दांत और काले बाल निकले हुए थे जो उसकी छोटी छोटी आंखों पर लटके हुए थे। वो किसी दुष्ट प्राणी जैसा लग रहा था। छोटा नेवला, चिड़िया मेरी कमीज खा गई, उसने कहा। क्या मैं आपके बाल छू सकता हूँ? सोफी पीछे हट गई। वे आमतौर पर खलनायकों के बाल राजकुमारी जैसे नहीं बनाते, उसने तैरते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। सोफी ने बेताब होकर हथियार की तलाश की, एक छड़ी, एक पत्थर, एक मरी हुई बकरी। शायद हम एक ही कमरे में सो सकते हैं, या सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, या किसी भी तरह के दोस्त बन सकते हैं, उसने कहा। अब वो उसके बिल्कुल करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे रेडली एक चूहे में बदल गया हो और उसमें हिम्मत आ गई हो। उसने अपना दुबला पतला हाथ उसे छूने के लिए बढ़ाया और सोफी ने उसकी आंख पर मुक्का मारने की तैयारी कर ली। तभी एक चीखता हुआ बच्चा उनके बीच आ गिरा। सोफी दूसरी दिशा में भागी और जब तक उसने पीछे मुड़कर देखा, नेवला लड़का जा चुका था। कोहरे के बीच सोफी को तैरते हुए थैलों और बक्सों में से अपना सामान ढूंढते हुए बच्चों की परछाइयां दिखाई दीं। जो बच्चे अपना सामान ढूंढने में कामयाब हुए, वे नदी के बहाव के साथ साथ दूर से आती भयानक आवाज़ों की ओर बढ़ते चले गए। सोफी इन तैरती हुई परछाइयों का पीछा करती रही जब तक कि कोहरा छटकर किनारा दिखाई नहीं दिया, जहां खून जैसे लाल रंग की सैनिक जैकेट और काले चमड़े की पैंट पहने भेड़ियों का एक झुंड 2 पैरों पर खड़ा होकर छात्रों को कतार में खड़ा करने के लिए चाबुक चला रहा था। सोफी ने किनारे को पकड़कर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन खाई में अपनी परछाई देखकर वह जम सी गई। उसकी पोशाक कीचड़ और जर्दी के नीचे दबी हुई थी, उसका चेहरा बदबूदार काली गंदगी से चमक रहा था, और उसके बालों में केंचुओं का एक परिवार रहता था। वह सांस लेने के लिए हौंफने लगी। मदद करो, मैं गलत स्कूल में आ गया हूँ। एक भेड़िए ने उसे खींचकर बाहर निकाला और लात मारकर कतार में खड़ा कर दिया। उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन देखा कि विज़ल बॉय उसकी ओर तैरता हुआ आ रहा है और चिल्ला रहा है, रुको मुझे, जल्दी से। सोफी धुंध में अपने संदूक घसीटते हुए परछाई में चल रहे बच्चों की कतार में शामिल हो गई। अगर कोई भी बच्चा सुस्त पड़ता, तो भेड़िया उसे झट से मार देता, इसलिए वह लगातार बेचैनी से कदम बढ़ाती रही, साथ ही अपनी पोशाक को पोंछती रही, उसमें से कीड़े निकालती रही और दूर, बहुत दूर पड़े अपने पूरी तरह से पैक किए हुए थैलों के लिए दुखी होती रही। मीनार के द्वार लोहे की नुकीली कीलों से बने थे, जिन पर कांटेदार तार लगे हुए थे। पास पहुंचते ही उसने देखा कि ये तार नहीं बल्कि काले सांपों का एक झुंड था जो उसकी ओर झपट्टा मारते और फुफकारते हुए आ रहे थे। एक चीख के साथ सोफी अंदर घुस गई और पीछे मुड़कर द्वारों पर जंग लगे शब्दों को देखा, जो 2 नक्काशीदार काले हंसों के बीच लिखे हुए थे। बुराई के प्रचार प्रसार और पाप के प्रसार का विद्यालय। सामने स्कूल का टावर एक पंख वाले दानव की तरह खड़ा था। धब्बेदार काले पत्थर से बना मुख्य टावर, धुएं के बादलों के
बीच एक विशालकाय धड़ की तरह फैला हुआ था। मुख्य टावर के किनारों से दो मोटे टेढ़े मेढ़े शिखर निकले हुए थे, जिन पर नसों जैसी लाल लताएं खून बहते पंखों की तरह लटक रही थीं। भेड़िए बच्चों को मुख्य मीनार के प्रवेश द्वार की ओर धकेल रहे थे, जो मगरमच्छ के थूथन के आकार की एक लंबी दांतेदार सुरंग थी। जैसे जैसे सुरंग संकरी होती गई, सोफी को कपकपी महसूस होने लगी, यहाँ तक कि वह अपने सामने खड़ी बच्ची को मुश्किल से देख पा रही थी। वह दो नुकीले पत्थरों के बीच से निकलकर एक टपकते हुए प्रवेश द्वार में पहुंच गई, जहां सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही थी। पत्थर की कड़ियों से राक्षसी गारगोयल नीचे लटक रहे थे, उनके जबड़ों में जलती हुई मशालें थीं। एक गंजी, बिना दांत वाली चुड़ैल की लोहे की मूर्ति, जो हाथ में सेब लिए हुए थी, भयानक आग की रोशनी में सुलग रही थी। दीवार के साथ साथ एक जर्जर स्तंभ पर एक विशाल काला अक्षर एन बना हुआ था, जिस पर दुष्ट चेहरों वाले शैतान, ट्रोल और हॉपी पेड़ की तरह ऊपर नीचे चढ़ते हुए दिखाए गए थे। अगले स्तंभ पर एक खूनी लाल रंग का एक बना हुआ था, जिस पर झूलते हुए दैत्य और जिन बने हुए थे। अंतहीन कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोफी को समझ में आया कि स्तंभों का अर्थ क्या था। कभी नहीं, फिर अचानक वह कमरे में इतनी दूर पहुंच गई कि उसे अपने सामने कतार का सांप साता दिखाई देने लगा। पहली बार उसे अन्य छात्रों का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया और वह लगभग बेहोश हो गई। एक लड़की के दांत बुरी तरह से बाहर निकले हुए थे, सिर पर बिखरे हुए बाल थे और माथे के ठीक बीच में दो की जगह एक आंख थी। दूसरा लड़का आटे के ढेर जैसा था, फूला हुआ पेट, गंजा सिर और सूजे हुए अंगों के साथ। लंबी, चिढ़कर भरी एक लड़की बीमार से हरे रंग की त्वचा के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके आगे चल रहे लड़के के पूरे शरीर पर इतने बाल थे कि वो बंदर जैसा लग रहा था। वे सभी लगभग उसकी उम्र के लग रहे थे, लेकिन समानता यहीं खत्म हो जाती थी। यहाँ दुखी लोगों का एक समूह था, जिनके शरीर बेढंगे थे, चेहरे घिनौने थे और उनके चेहरे पर अब तक के सबसे क्रूर भाव थे, मानो वे नफरत करने के लिए कुछ खोज रहे हों। एक एक करके सबकी निगाहें सोफी पर पड़ी और उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। कांच की चप्पलों और सुनहरे बालों वाली पत्थर जैसी राजकुमारी, कांटों के बीच लाल गुलाब। खाई के दूसरी ओर अगाथा ने लगभग एक परी को मार ही डाला था। वह लाल और पीले रंग की लिली के नीचे जागी, जो मानो आपस में बातचीत कर रही थीं। अगाथा को यकीन था कि वही बातचीत का विषय है, क्योंकि लिली ने अपनी पत्तियों और कलियों से उसकी ओर इशारा किया। लेकिन फिर मामला सुलझ गया और फूल दादी माँ की तरह झुक गए और अपनी डंडियों को उसकी कलाई के चारों ओर लपेट लिया। एक झटके से उन्होंने उसे खड़ा कर दिया और अगाथा ने चमकती झील के चारों ओर खूबसूरती से खिले हुए लड़कियों के एक खेत को निहारा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लड़कियां धरती से उग रही थीं। पहले सिर नर्म मिट्टी से बाहर निकले, फिर गर्दनें, फिर छाती, फिर ऊपर और ऊपर बढ़ते हुए, जब तक कि उन्होंने अपनी भुजाएं मुलायम नीले आकाश में नहीं फैला दी और जमीन पर अपनी कोमल चप्पलें नहीं रख दी। लेकिन ये उगती हुई लड़कियों का नज़ारा नहीं था। जिस बात ने अगाथा को सबसे ज्यादा परेशान किया, वह ये थी कि ये लड़कियां उससे बिल्कुल अलग दिखती थीं। उनके चेहरे, कुछ गोरे, कुछ सांवले, बेदाग थे और सेहत से दमक रहे थे। उनके बाल झरनों की तरह लहराते थे, जैसे गुड़िया के हों, और उन्होंने आड़ू, पीले और सफ़ेद रंग की मुलायम पोशाकें पहनी थीं, मानो ईस्टर के ताज़े अंडे हों। कुछ कदमें छोटी थीं, कुछ लंबी और पतली, लेकिन सभी की कमर पतली, टांगे सुडौल और कंधे सुडौल थे। जैसे जैसे मैदान में नए विद्यार्थी आते गए, 3 चमकीले पंखों वाली परियों का एक दल हर एक का इंतजार करता रहा। झनकारते हुए वे लड़कियों के ऊपर से धूल झाड़ती, उन्हें हनीबुश चाय पिलाती और उनके धड़ों की देखभाल करती, जो उनके मालिकों के साथ जमीन से निकले थे। ये खूबसूरत लड़कियां कहाँ से आ रही थीं, अगाथा को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस इतना चाहती थी कि कोई गंभीर या बिखरे बालों वाली लड़की उसके सामने आ जाए ताकि उसे इतना अलग थलग महसूस न हो। लेकिन वहाँ सोफी जैसी लड़कियों की अंतहीन कतारें थीं जिनके पास वो सब कुछ था जो उसके पास नहीं था। एक जानी पहचानी शर्म उसके पेट में कुरेने लगी। उसे नीचे उतरने के लिए एक गड्ढा,
चाहिए था, छिपने के लिए एक कब्रिस्तान चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे वे सब चले जाएं। तभी परी ने उसे काट लिया। किया। अगाथा ने उस झंझनाती हुई चीज को अपने हाथ से झटकने की कोशिश की, लेकिन वह उड़कर उसकी गर्दन पर, फिर उसके नितंबों पर काट गई। दूसरी परियों ने चीखती हुई उस दुष्ट परी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया और फिर से अगाथा पर हमला कर दिया। क्रोधित होकर उसने परी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिजली की गति से भागी, इसलिए वह बेकार में इधर उधर उछलती रही जबकि वह उसे बार बार काटती रही, जब तक कि गलती से वो परी उसके मुंह में नहीं चली गई और उसने उसे निगल लिया। अगाथा ने राहत की सांस ली और ऊपर देखा। 60 खूबसूरत लड़कियां उसे हैरानी से देखती रहीं, मानो बिल्ली बुलबुल के घोंसले में हो। अगाथा को गले में कुछ अटकन महसूस हुई और उसने खांसते हुए परी को बाहर निकाल दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक लड़का था। दूर से झील के उस पार बने शानदार गुलाबी और नीले कांच के महल से मधुर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। परियों की टोलियों ने अपनी अपनी लड़कियों को कंधों से पकड़कर हवा में उठा लिया और झील के उस पार मीनारों की ओर उड़ने लगी। अगाथा को भागने का मौका मिला, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, उसने महसूस किया कि 2 परियों ने उसे हवा में उठा लिया है। उड़ते हुए उसने तीसरी परी, उस लड़के पर नजर डाली जिसने उसे काटा था, जो जमीन पर मजबूती से खड़ा था। उसने अपनी बाहें मोड़ी और सिर हिलाया, मानो साफ शब्दों में कह रहा हो कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब परियों ने लड़कियों को कांच के महल के सामने उतारा, तो उन्होंने उनके कंधे छोड़ दिए और उन्हें आगे बढ़ने दिया। लेकिन अगाथा की दोनों परियों ने उसे पकड़ रखा था और उसे कैदी की तरह घसीटते हुए आगे ले जा रही थीं। अगाथा ने झील के उस पार पीछे मुड़कर देखा। सोफी कहाँ है? झील के बीचों बीच साफ पानी एक कीचड़ भरी खाई में बदल गया था। धूसर कोहरे ने सामने के किनारों पर जो कुछ भी था, उसे धुंधला कर दिया था। अगर अगाथा को अपनी सहेली को बचाना था, तो उसे उस खाई को पार करने का रास्ता खोजना ही था। लेकिन पहले उसे इन पंखों वाले कीड़ों से दूर जाना था। उसे ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए था। सामने सुनहरे द्वारों पर दर्पण में प्रतिबिंबित शब्द मेहराबदार आकृति में दिखाई दे रहे थे। अच्छे ज्ञान और आकर्षण का विद्यालय। अगाथा ने अक्षरों में अपना प्रतिबिंब देखा और मुंह फेर लिया। उसे दर्पणों से नफरत थी और वो हर कीमत पर उनसे बचती थी। सुआ और कुत्ते तो बैठकर खुद को नहीं देखते, उसने सोचा। आगे बढ़ते हुए अगाथा ने ऊपर जमे हुए महल के दरवाजों की ओर देखा, जिन पर 2 सफ़ेद हंस बने हुए थे। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले और परियों ने लड़कियों को एक तंग, दर्पणयुक्त गलियारे में धकेल दिया, कतार रुक गई और लड़कियों का एक समूह शार्क की तरह उसके चारों ओर जमा हो गया। वे एक पल के लिए उसे घूरते रहे, मानो उम्मीद कर रहे हों कि वह अपना मुखौटा उतारकर किसी राजकुमारी को प्रकट कर देगी। अगाथा ने उनकी निगाहों से नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें शीशों में हजारों बार प्रतिबिंबित होती अपनी ही शक्ल पर टिक गईं और उसने तुरंत अपनी आंखें संगमरमर के फर्श पर गड़ा दीं। कुछ परियों ने भीड़ को आगे बढ़ाने के लिए भिनभिनाहट की, लेकिन ज्यादातर परियां लड़कियों के कंधों पर बैठी देखती रहीं। अंत में एक लड़की आगे बढ़ी, जिसके कमर तक लंबे सुनहरे बाल, रसीले होंठ और पुखराज जैसी आंखें थीं। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो असली ही न लगे। हेलो, मैं बीट्रिक्स हूँ, उसने मधुरता से कहा। मैंने आपका नाम नहीं सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, अगाथा ने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाए हुए कहा। क्या आपको यकीन है कि आप सही जगह पर हैं? बीट्रिक्स ने अब और भी मधुरता से कहा। अगाथा के मन में एक शब्द उभर आया, एक ऐसा शब्द जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन वह अभी भी इतना धुंधला था कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं शायद तुम गलती से गलत स्कूल में तैरकर आ गए हो, बीट्रिक्स मुस्कुराई। अगाथा के दिमाग में ये शब्द कौंध गया। ध्यान भटकाना। अगाथा ने बीट्रिक्स की चमकीली आंखों में देखा। यह अच्छाई का विद्यालय है ना? सुंदर और योग्य लड़कियों का वह पौराणिक विद्यालय जो राजकुमारी बनने के लिए नियत हैं। ओह, बीट्रिक्स ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम खोए नहीं हो। अरबी रंगत और काले बालों वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह भ्रमित है या फिर अंधा। गहरे लाल रंग के घुंघराले बालों वाली तीसरी महिला ने कहा,
ऐसे में मुझे यकीन है कि आपके पास आपका फ्लावर ग्राउंड पास होगा, बीट्रिक्स ने कहा। अगाथा ने पलकें झपकाईं। मेरी क्या, यही है फ्लावर ग्राउंड में प्रवेश का तुम्हारा टिकट, बीट्रिक्स ने कहा। तुम्हें पता है हम सब यहाँ कैसे पहुँचे? केवल आधिकारिक रूप से स्वीकृत छात्रों को ही फ्लावर ग्राउंड में प्रवेश का टिकट मिलता है। सभी लड़कियों ने बड़े बड़े सुनहरे टिकट लहराए, जिन पर शाही सुलेख में उनके नाम लिखे थे और जिन पर स्कूल मास्टर की काले सफ़ेद हंस की मुहर लगी हुई थी। ओह, वो फ्लावर ग्राउंड पास, अगाथा ने उपहास करते हुए कहा। उसने अपने हाथ जेबों में डाले। पास आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लड़कियां संदेह भरी नजरों से इकट्ठा हो गईं। इसी बीच अगाथा ध्यान भटकाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। माचिस की तीलियां, सूखे पत्ते, करीब। कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाते हुए इकट्ठा हो गईं। यह इतना छोटा नहीं होना चाहिए, बीट्रिक्स ने गुस्से में कहा। धुलाई में सिकुड़ गया, अगाथा ने माचिस की तीलियों, पिघली हुई चॉकलेट और एक बिना सिर वाले पक्षी क्रीपर ने उन्हें उसके कपड़ों में छिपा दिया था को खुरचते हुए कहा। ये यहीं कहीं है, शायद तुमने इसे खो दिया है, बीट्रिक्स ने कहा। मोथबॉल, मूंगफली के छिलके, एक और मृत पक्षी, या फिर मैंने उसे कहीं रख दिया होगा, बीट्रिक्स ने कहा। पक्षी, माचिस, क्या माचिस से पक्षी को जलाना है? या फिर उन्होंने ये झूठ बोला कि उनके पास कोई है ही नहीं? ओह, अब मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन अगाथा को बस अपनी गर्दन पर घबराहट के कारण होने वाले दाने ही महसूस हुए। तुम्हें पता है ना कि घुसपैठियों का क्या होता है, बीट्रिक्स ने कहा। ये रहा, कुछ करो। लड़कियां खतरनाक ढंग से उसके चारों ओर जमा हो गईं। अब कुछ करो। उसने जो पहला विचार मन में आया वही किया और तेजी से जोर से पात दिया। एक कारगर ध्यान भटकाने वाली चाल से अफरा तफरी और दहशत दोनों पैदा हो जाती हैं। अगाथा ने दोनों ही काम कर दिखाए। संकरे गलियारे में दुर्गंधयुक्त धुआं फैल गया। चीखती चिल्लाती लड़कियां जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं और परियां पहले ही गंध से बेहोश हो गईं, जिससे अगाथा के लिए दरवाजे तक जाने का रास्ता साफ हो गया। केवल बीट्रिक्स ही उसके रास्ते में खड़ी थी, जो सदमे से इतनी व्याकुल थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। अगाथा उसकी ओर एक कदम बढ़ी और भेड़िए की तरह झुक गई। बू, बीट्रिक्स अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। जैसे ही अगाथा दरवाजे की ओर दौड़ी, उसने गर्व से पीछे मुड़कर देखा कि लड़कियां दीवारों से टकराती और एक दूसरे को कुचलती हुई भाग रही थीं। सोफी को बचाने के इरादे से वह जमे हुए दरवाजों से कूदकर झील की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, पानी एक विशाल लहर बनकर उठा और ज्वार की तेज आवाज के साथ उसे वापस दरवाजों से टकराते हुए चीखती हुई लड़कियों के बीच से धकेल दिया, जब तक कि वह एक पोखर में पेट के बल नहीं गिर गई। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और वहीं जम गई। स्वागत है, नई राजकुमारी, 7 फुट लंबी एक तैरती हुई अप्सरा ने कहा। वो एक तरफ हटी और सामने एक इतना भव्य प्रवेश द्वार दिखाई दिया कि अगाथा की सांसें थम गईं। अच्छाई के विद्यालय में आपका स्वागत है। सोफी उस जगह की गंध से उबर नहीं पा रही थी। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, उस पंक्ति में वह बिना धुले शरीरों, फफूंदी लगे पत्थरों और बदबूदार भेड़िया। सोफी ये देखने के लिए अपने पंजों पर खड़ी हो गई कि कतार कहाँ जा रही है, लेकिन उसे केवल अजीबोगरीब लोगों की अंतहीन कतार ही दिखाई दी। अन्य छात्रों ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद ये सब एक परीक्षा हो। यह जरूर कोई परीक्षा, गड़बड़ी, मजाक या कुछ और ही होगा। वो एक भूरे भेड़िए की ओर मुड़ी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके अधिकार पर सवाल उठा रही हूँ, लेकिन क्या मैं स्कूल मास्टर से मिल सकती हूँ? मुझे लगता है कि वे। भेड़िए ने दहाड़ मारी और थूक से उसे भिगो दिया। सोफी ने इस बात पर जोर नहीं दिया। वो रस्सी के सहारे एक धंसे हुए कमरे में जा पहुंची, जहां 3 काली टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां एक सीधी कतार में ऊपर की ओर मुड़ती थीं। एक सीढ़ी पर राक्षसों की नक्काशी थी और रेलिंग पर मैलस लिखा था, दूसरी पर मकड़ियों की नक्काशी थी और मिसचफ लिखा था, और तीसरी पर सांपों की नक्काशी थी और वाइस लिखा था। तीनों सीढ़ियों के आसपास सोफी ने देखा कि दीवारें अलग अलग रंगों के फ्रेमों से ढकी हुई थीं।
हर फ्रेम में एक बच्चे का चित्र था, जिसके बगल में उस छात्र के स्नातक होने पर बनने वाले रूप का एक कहानी की किताब का चित्र था। एक सुनहरे फ्रेम में एक परी जैसी छोटी लड़की का चित्र था और उसके बगल में एक भयानक चुड़ैल के रूप में उसका एक शानदार चित्र था, जो एक बेहोश युवती के ऊपर खड़ी थी। दोनों चित्रों के नीचे एक सुनहरी पट्टिका लगी हुई थी, कैथरीन ऑफ फॉक्सवुड लिटिल स्नो वाइट खलनायक। अगले सुनहरे फ्रेम में एक मोटी, आपस में जुड़ी हुई भौहों वाले, मुस्कुराते हुए लड़के का चित्र था। साथ ही उसी लड़के की एक बड़ी अवस्था में बनी तस्वीर थी, जिसमें वह एक महिला के गले पर चाकू ताने हुए था। गुनगुनाते पहाड़ों का ड्रोगन। ब्लूबियर्ड खलनायक ड्रोगन के नीचे सुनहरे बालों वाले एक दुबले पतले लड़के का चांदी जैसा ढांचा था, जो एक गांव को तबाह करने वाले एक दर्जन राक्षसों में से एक में बदल गया था। कीर ऑफ नेदरवुड टॉम थम्प सहायक। फिर सोफी ने नीचे की ओर एक जर्जर कांस्य फ्रेम देखा, जिस पर एक छोटे, गंजे लड़के की तस्वीर बनी थी, जिसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। एक लड़का जिसे वह जानती थी। उसका नाम बेन था। वह 4 साल पहले अपहरण होने तक गेवलिडन की सभी सुंदर लड़कियों को काटता था। लेकिन बेन के बगल में कोई चित्र नहीं था, बस एक जंग लगी पट्टिका थी जिस पर लिखा था, असफल। सोफी ने बेन के भयभीत चेहरे को देखा और उसका पेट मचल उठा। उसे क्या हुआ था? उसने हॉल के हर कोने में सजी हजारों सोने, चांदी और कांसे की मूर्तियों को देखा, राजकुमारों का वध करती चुड़ैलें, मनुष्यों को निगलते दानव, बच्चों को जलाते राक्षस, घिनौने राक्षस, भयानक गौगन, बिना सिर वाले घुड़सवार, निर्दयी समुद्री राक्षस। कभी भोले भाले किशोर, अब पूर्ण बुराई के चित्र। यहाँ तक कि वे खलनायक जिनकी भयानक मृत्यु हुई थी, रुम्पेल्स्टिल्टस्किन, बीनस्टॉक दानव, रेड राइडिंग हुड का भेड़िया, भी अपने सबसे गौरवशाली क्षणों में चित्रित किए गए थे, मानो वे अपनी कहानियों से विजयी होकर निकले हों। सोफी का पेट तब और भी ज्यादा दुख से भर गया जब उसने देखा कि दूसरे बच्चे श्रद्धा से उन चित्रों को निहार रहे थे। उसे यह बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ गई। वह भविष्य के हत्यारों और राक्षसों की कतार में खड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे किसी शिक्षक से मिलना था, कोई ऐसा व्यक्ति जो नामांकित छात्रों की सूची देखकर यह पता लगा सके कि वो गलत स्कूल में है। लेकिन अब तक उसे केवल ऐसे लोग मिले थे जो न बोल सकते थे, सूची पढ़ना तो दूर की बात थी। एक चौड़े गलियारे में मुड़ते ही सोफी ने आगे एक ऊंची सीढ़ी पर खड़े लाल चमड़ी वाले, सींग वाले बौने को एक खाली दीवार पर और चित्र ठोकते हुए देखा। आशा से उसके दांत भींच गए और वह कतार में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाते हुए सोफी ने अचानक देखा कि इस दीवार पर लगे फ्रेमों में कुछ जाने पहचाने चेहरे थे। वहाँ वही हट्टा कट्टा लड़का था जिसे वह पहले देख चुकी थी। पहले देखा था, जिस पर ब्रोन ऑफ रोच ब्राया लिखा था। उसके बगल में एक आंख वाली, पतले बालों वाली लड़की की पेंटिंग थी, अराकने ऑफ फॉक्सवुड। सोफी अपने सहपाठियों के चित्रों को देख रही थी, उनके खलनायक रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी नज़र वीजल बॉय के चित्र पर रुक गई। हॉट ऑफ ब्लडब्रुक, हॉट, किसी बीमारी जैसा लगता है। वह पंक्ति में आगे बढ़ी, बौने से गुहार लगाने के लिए तैयार। फिर उसने हथौड़े के नीचे फ्रेम देखा। उसके चेहरे पर भी मुस्कान झलक रही थी। चीखते हुए सोफी कतार से बाहर भागी, सीढ़ी पर चढ़ी और अचंभित बौने की उंगलियों से चित्र छीन लिया। नहीं, मैं अंदर हूँ, वह चिल्लाई, लेकिन बौने ने उसे वापस छीन लिया और दोनों चित्र को लेकर आपस में भिड़ गए। बौना उसे तब तक लात मारता और नोचता रहा जब तक सोफी का सब्र टूट नहीं गया और उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। बौना एक छोटी बच्ची की तरह चीखा और अपने हथौड़े से उस पर वार किया। सोफी बच तो गई लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और सीढ़ी लड़खड़ाकर दीवारों के बीच जा गिरी। हवा में लटकी हुई, वह नीचे गुर्राते भेड़ियों और टकटकी लगाए छात्रों को देख रही थी। मुझे स्कूल मास्टर चाहिए। फिर उसका हाथ छूट गया, वह सीढ़ी पर फिसलती हुई कतार के आगे ढेर हो गई। एक गहरे रंग की बूढ़ी औरत, जिसके गाल पर एक बड़ा फोड़ा था, ने उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। वुड्स बियॉन्ड की सोफी। बुराई। वर्ष है मेलिस टॉवर 66।
सत्र संकाय 1 कुरूपीकरण प्रो बिलियस मैनली 2 कैस्टर द्वारा सहायकों का प्रशिक्षण 3 अभिशाप और मृत्यु के जाल लेडी लेसो 4 दुष्टता का इतिहास प्रो अगस्त सदर 5 दोपहर का भोजन प्रो शीबा शिक्स 6 विशेष प्रतिभाएं युवा द गनोम 7 परियों की कहानियों से बचना वन समूह 3 सोफी अवाक रह गई और ऊपर देखने लगी। कक्षा में मिलते हैं जंगल की चुड़ैल, उस बूढ़ी औरत ने कर्कश आवाज में कहा। सोफी के कुछ कहने से पहले ही एक राक्षस ने रिबन से बंधी किताबों का एक गट्ठा उसके हाथों में थमा दिया। सर्वश्रेष्ठ खलनायक एकालाप द्वितीय संस्करण कष्टों के लिए मंत्र वर्ष 1 अपहरण और हत्या के नौसिखियों के लिए मार्गदर्शिका भीतर और बाहर दोनों तरफ कुरूपता को अपनाना बच्चों के लिए खाना कैसे बनाएं नए व्यंजनों के साथ। किताबें तो वैसे भी बुरी हालत में थीं, लेकिन तभी सोफी ने देखा कि उन्हें बांधने वाला रिबन एक जिंदा ईल मछली थी। वह चीख पड़ी और किताबें नीचे गिरा दी। तभी एक चित्तीदार जीव ने उस पर बदबूदार काला कपड़ा थमा दिया। उसे खोलते ही सोफी एक भद्दी फटी हुई कमीज से सिहर उठी जो फटे हुए पर्दों की तरह लटक रही थी। वह अन्य लड़कियों को हैरानी से देखती रही जो खुशी खुशी बदबूदार वर्दी पहन रही थीं। उनकी किताबों को खंगालते हुए समय सारणी की तुलना करते हुए सोफी ने धीरे धीरे देखा। उसने अपने ही गंदे काले वस्त्रों पर नजर डाली, फिर अपनी घिनौनी किताबों पर, कार्यक्रम, फिर दीवार पर टंगी उसकी मुस्कुराती हुई प्यारी सी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागी। अगाथा जानती थी कि वह गलत जगह पर है, क्योंकि यहाँ तक कि शिक्षकों ने भी उसे हैरानी भरी निगाहों से देखा। वे सब मिलकर विशाल कांच के प्रवेश द्वार की 4 घुमावदार सीढ़ियों पर कतार में खड़े थे, जिनमें से 2 गुलाबी और 2 नीली थीं, और नए छात्रों पर रंगीन कागज के टुकड़े बरसा रहे थे। महिला प्रोफेसरों ने एक ही तरह की पतली ऊंची गर्दन वाली पोशाक के अलग अलग रंग पहने थे, जिसके दिल के ऊपर एक चमकदार चांदी का हंस का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। हर किसी ने पोशाक में अपना व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ा था, चाहे वह जड़े हुए क्रिस्टल हों, मोतियों के फूल हों या फिर ट्यूल का धनुष। वहीं पुरुष प्रोफेसरों ने इंद्रधनुषी रंगों के चमकीले पतले सूट पहने थे, जिनके साथ मैचिंग बनियान, पतली टाई और रंगीन रुमाल थे, जो उसी चांदी के हंस की कड़ाई वाली जेबों में रखे हुए थे। अगाथा ने तुरंत महसूस किया कि वे सभी उन सभी वयस्कों से कहीं अधिक आकर्षक थे जिन्हें उसने कभी देखा था। यहाँ तक कि वरिष्ठ शिक्षक भी इतने सुरुचिपूर्ण थे कि वे दंभ पैदा कर देते थे। अगाथा ने हमेशा खुद को ये समझाने की कोशिश की थी कि सुंदरता व्यर्थ है, क्योंकि यह क्षणिक होती है। यहाँ इस बात का प्रमाण था कि सुंदरता शाश्वत होती है। भीगी हुई खोई हुई छात्रा को देखकर शिक्षकों ने अपने इशारों और फुसफुसाहट को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अगाथा को इन सब बातों का पता चलने की आदत थी। चीजें तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो बाकियों से अलग था। रंगीन कांच की खिड़की के सामने तिपतिया घास जैसे हरे रंग के सूट, चांदी जैसे बालों और चमकीली भूरी आंखों के साथ वो उस पर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह वहीं की हो। अगाथा शर्म से लाल हो गई। जो कोई भी सोचता है कि वह यहाँ की है, वह पागल है। मुंह फेरकर उसने अपने आसपास की गुस्से से भरी लड़कियों को देखकर सांत्वना पाई, जिन्होंने स्पष्ट रूप से हॉल में हुई घटना के लिए उसे माफ नहीं किया था। लड़के कहाँ हैं? अगाथा ने एक लड़की को दूसरी से पूछते हुए सुना, जब लड़कियां 3 विशाल तैरती हुई अप्सराओं के सामने दाखिल हुईं, जिनके बाल और होंठ चमकीले नीले रंग के थे और जिन्होंने उन्हें उनके कार्यक्रम, किताबें और वस्त्र बांटे। जैसे ही अगाथा उनके पीछे पीछे चलने लगी, उसे भव्य सीढ़ी वाले कमरे का बेहतर नज़ारा देखने को मिला। उसके सामने वाली दीवार पर एक विशाल गुलाबी रंग का ई बना हुआ था, जिसके किनारों पर देवदूतों और अप्सराओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। बाकी 3 दीवारों पर भी गुलाबी और नीले रंग में EVER शब्द उकेरा गया था। चारों घुमावदार सीढ़ियां प्रत्येक दीवार के कोनों पर समरूप रूप से बनी हुई थीं, जो ऊंची रंगीन कांच की खिड़कियों से रोशन थीं। नीले रंग की 2 सीढ़ियों में से एक की रेलिंग पर ऑनर लिखा हुआ था,
साथ ही शूरवीरों और राजाओं की कांच पर नक्काशी की गई थी, जबकि दूसरी पर वाला लिखा हुआ था, जिस पर शिकारियों और तीरंदाजों की नीली नक्काशी बनी हुई थी। गुलाबी रंग की दो कांच की सीढ़ियों पर प्योरिटी और चैरिटी सुनहरे रंग में उकेरे गए थे। साथ ही सुंदर युवतियों, राजकुमारियों और दयालु जानवरों की नाजुक नक्काशी भी थी। कमरे के बीचों बीच पूर्व छात्रों के चित्रों से सजा एक विशाल क्रिस्टल स्तंभ था, जो दूधिया संगमरमर के फर्श से लेकर गुंबददार छत तक फैला हुआ था। स्तंभ के ऊपरी भाग पर उन छात्रों के सोने के फ्रेम वाले चित्र थे जो स्नातक होने के बाद राजकुमार और रानी बन गए थे। मध्य में चांदी के फ्रेम थे, उन लोगों के लिए जिन्हें खुशमिजाज सहायक, कर्तव्यनिष्ठ गृहिणी और परी जैसी भूमिकाएं निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और स्तंभ के निचले भाग के पास धूल से सने हुए कांस्य के फ्रेम वाले चित्र थे उन कम उपलब्धि वाले छात्रों के जो नौकर और सेवक बन गए थे। लेकिन चाहे वे हिमरानी बने हो या चिमनी साफ करने वाले, अगाथा ने देखा कि सभी छात्रों के चेहरे एक जैसे सुंदर थे, मुस्कान एक जैसी प्यारी थी और आंखें एक जैसी भावपूर्ण थीं। जंगल के बीचों बीच बने इस कांच के महल में जीवन के सर्वश्रेष्ठ लोग अच्छाई की सेवा में एकत्रित हुए थे, और वह दुखी महिला कब्रिस्तानों और फौत्स की सेवा में यहाँ थी। अगाथा सांस रोककर इंतजार करती रही, जब तक कि वह गुलाबी बालों वाली अप्सरा के पास नहीं पहुंच गई। कुछ गड़बड़ हो गई है, वह हाँफते हुए पसीने से तरबतर होकर बोली। यहाँ तो मेरी दोस्त सोफी को होना चाहिए था। अप्सरा मुस्कुराए। मैंने उसे आने से रोकने की कोशिश की, अगाथा ने आशा से भरी आवाज में कहा, लेकिन मैंने चिड़िया को भ्रमित कर दिया और अब मैं यहाँ हूँ और वह दूसरे टावर में है, लेकिन वह सुंदर है और उसे गुलाबी रंग पसंद है और मैं। खैर, मुझे देखो, मुझे पता है कि आपको छात्रों की ज़रूरत है, लेकिन सोफी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और अगर वह रुकती है तो मुझे भी रुकना पड़ेगा और हम नहीं रुक सकते, इसलिए कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें ताकि हम घर जा सकें। अप्सरा ने उसे चर्मपत्र का एक टुकड़ा दिया। वुड्स बियॉन्ड की अगाथा। अच्छा, प्रथम वर्ष। पवित्रता टावर 51। सत्र संकाय 1। सौंदर्यीकरण प्रो एमा एनमोन पोलिक्स 2। राजकुमारी शिष्टाचार 3। पशु राजकुमारी उमा संचार 4। वीरता का इतिहास प्रो अगस्त सदर 5। दोपहर का भोजन 6। अच्छे कर्म प्रो क्लेरिसा डोवी 7। परियों की कहानियों से बचना 1 समूह #3। युबा द गनोम। अगाथा उसे स्तब्ध होकर देखती रही, लेकिन हरे बालों वाली एक अप्सरा ने उसे किताबों से भरी एक टोकरी थमा दी, जिनमें से कुछ किताबें बाहर झांक रही थीं। सौंदर्य का विशेषाधिकार, अपने राजकुमार को जीतना, सुंदर दिखने की विधि पुस्तिका, एक उद्देश्य वाली राजकुमारी, पशुओं की भाषा 1। भौंकना, हिनहिनाना और चहचहाना। फिर नीले बालों वाली एक अप्सरा ने अपनी वर्दी ऊपर उठाई, एक बेहद छोटी गुलाबी एप्रन, जिसकी आस्तीनें कार्नेशन से सजी थीं और जिसे सफ़ेद लेस के ऊपर पहना गया था। ऐसा लग रहा था कि ब्लाउज के 3 बटन गायब थे। अगाथा स्तब्ध होकर अपने चारों ओर भावी राजकुमारियों को देखती रही, जो अपने गुलाबी वस्त्रों को कस रही थीं। उसने उन किताबों को देखा जिनमें लिखा था कि सुंदरता एक विशेषाधिकार है, कि वह एक आकर्षक राजकुमार को जीत सकती है, कि वह पक्षियों से बात कर सकती है। उसने एक ऐसी दिनचर्या देखी जो किसी सुंदर, शालीन और दयालु महिला के लिए बनाई गई थी। फिर उसने ऊपर एक सुंदर शिक्षक की ओर देखा, जो अब भी उस पर मुस्कुरा रहा था, मानो गेवाल्डन की अगाथा से महानतम उपलब्धियों की उम्मीद कर रहा हो। जब अगाथा को अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, तो उसने वही किया जो उसे करना आता था। नीली ऑनर सीढ़ियों से ऊपर समुद्री हरे रंग के गलियारों से गुजरते हुए वह दौड़ी, उसके पीछे परियां जोर जोर से झंझना रही थीं। गलियारों से होते हुए, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे अपने सामने दिख रही चीज़ों को समझने का समय ही नहीं था। जैद से बने फर्श, कैंडी से बने कक्षाएं, सोने से बनी लाइब्रेरी, जब तक कि वो आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच गई और एक पाले से ढके कांच के दरवाजे से टावर की छत पर नहीं पहुंच गई। उसके सामने सूरज की रोशनी से तराशी गई झाड़ियों का एक मनमोहक खुला मैदान जगमगा रहा था। इससे पहले कि अगाथा देख पाती की मूर्तियां किसकी हैं,
परियां दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आईं और उसे पकड़ने के लिए अपने मुंह से छिपे-छिपे सुनहरे जाले फेंकने लगीं। वो उनसे बचने के लिए कूदी, विशाल झाड़ियों के बीच एक कीड़े की तरह रेंगती हुई। अपने पैरों पर खड़ी होकर वह दौड़ी और एक तालाब के ऊपर तलवार उठाए हुए एक बलवान राजकुमार की सबसे ऊंची मूर्ति पर छलांग लगा दी। वो पत्तों से ढकी तलवार की नुकीली नोक तक चढ़ गई और झुंड में मौजूद परियों को लात मारकर भगा दिया। लेकिन जल्द ही उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने चमकीले जाल फेंके, अगाथा की पकड़ छूट गई और वह पानी में गिर पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पूरी तरह से सूखी थी। वह तालाब शायद एक द्वार था, क्योंकि अब वह बाहर एक क्रिस्टल जैसे नीले मेहराब में खड़ी थी। अगाथा ने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गई। वह एक संकरे पत्थर के पुल के अंत में थी जो घने कोहरे से होते हुए झील के उस पार स्थित जीर्ण शीर्ण मीनार तक जाता था। 2 स्कूलों के बीच का एक पुल। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सोफी, वह सोफी को बचा सकती थी। अगाथा ने आंखें सिकोड़कर देखा तो सोफी कोहरे से बाहर भागती हुई दिखाई दी। सोफी, बाहें फैलाए दोनों लड़कियां एक दूसरे का नाम पुकारते हुए पुल पार दौड़ पड़ीं। वे एक अदृश्य अवरोध से टकराए और उछलकर जमीन पर गिर पड़े। दर्द से व्याकुल होकर अगाथा ने भय से देखा कि भेड़िए सोफी को बालों से पकड़कर वापस ईविल की ओर घसीट रहे थे। तुम नहीं समझती, सोफी चिल्लाई, परियों को अगाथा को फंसाते हुए देखकर। ये सब एक गलती है। कोई गलती नहीं है, एक भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा। आखिरकार वे बोल सकते थे।